उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे हक करने की कोशिश की, खींचा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने उनको धक्का दिया, मैंने बोला सर मुझे यहाँ से जाना है। मी टू कंट्रोवर्सी में फंसे बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर सुभाष घई। ताल फिल्म के समय घई ने कथित तौर पर ऐश्वर्या को अपने फार्म हाउस पर अकेले मिलने को कहा। सुभाष की इस हरकत पर सलमान को गुस्सा आ गया और उन्होंने डायरेक्टर साहब को थप्पड़ जड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद पावरफुल डायरेक्टर जिनके ऊपर ऐसे ऐसे खतरनाक आरोप लगे कि उनकी जगह पर कोई और होता या आज के सोशल मीडिया वाला समय होता तो उनकी बखिया उधेड़ दी जाती, लेकिन आज भी वो डायरेक्टर इंडस्ट्री में एक अच्छा ओहदा और प्रेस्टीज होल्ड करते हैं। उनके अच्छे कनेक्शन हैं और उनकी फ्रेटर्निटी के लोगों को जैसे उनसे कभी कोई दिक्कत ही नहीं रही। जी नहीं, ये करण जौहर नहीं बल्कि अपने दौर के उनसे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बुली करने वाले, करियर ब्लैक लिस्टिंग के लिए फेमस फिल्म मेकर रहे सुभाष घई। इस डायरेक्टर पर कभी किसी एक्ट्रेस को हरास करने के आरोप लगे तो कभी किसी एक्ट्रेस ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस दर्ज करवा दिया। कभी किसी नई लड़की को हीरोइन बनाने के नाम पर उसके काउच की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी तो कभी किसी एक्ट्रेस के खिलाफ न्यूज़पेपर में उल्टे सीधे इश्तेहार छपवा देने और उसे कोर्ट में घसीटने के चलते ये सुर्खियों में बने रहे। इन तमाम शानदार कारनामों को करने वाले शख्स सुभाष घई को एक फेमस और पावरफुल फिल्म मेकर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हरकतें बिल्कुल 2 टके वाली। माधुरी, मीनाक्षी, महिमा, मनीषा, ये सब लोगों ने मेरे से ग्रूमिंग लिया, काम किया, मेहनत की, हम लोगों ने स्टार बने। बाय बाय, थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो इन महाशय पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट वैसे तो लंबी है, लेकिन इनमें कुछ चर्चित नामों की बात करें तो मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी और केट शर्मा का नाम खूब उछला। साथ ही ऐश्वर्या राय के साथ इनकी कुछ हरकतों को लेकर लोगों द्वारा इन्हें खूब कॉल आउट किया गया। यानी उन एक्ट्रेसेस में से किसी ने खुलकर इन पर एलिगेशन लगाए तो कुछ खामोश रह गईं। लेकिन उनके साथ सुभाष घई के क्रिंज बिहेवियर को देखकर लोगों ने खुद ही पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि ये उनके साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। हालांकि सुभाष घई पर ऐसे कई सार्वजनिक आरोप लगे, लेकिन आश्चर्य ये कि इनमें से ज्यादातर आरोप कानूनी रूप से साबित नहीं हो सके और इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिगेशंस झूठे थे या सुभाष घई जैसे पावरफुल शख्स ने इन्हें झूठा साबित करवा दिया, या फिर आरोप लगाने वाली उन एक्ट्रेसेस ने अपने करियर की खातिर आखिरकार पीछे हटना ही बेहतर समझा, या उन्हें डरा धमकाकर खामोश कर दिया गया, या फिर सबूतों के अभाव में सुभाष घई बच निकले। आज के अपने इस एपिसोड में इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सुभाष घई 1980-90 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे खास और सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स में से एक थे। इन्होंने परदेस, राम लखन, खलनायक, सौदागर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया, लेकिन फिर भी कई तरह के विवादों में घिरे रहे और अपनी हरकतों की वजह से नोटोरियस डायरेक्टर्स की ग्रे लिस्ट में भी शामिल रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनीषा कोइराला के इंसिडेंट से। सुभाष घई ने जिन एक्ट्रेसेस का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, उनमें सबसे चर्चित नाम रहा एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का। मनीषा ने इनके डायरेक्शन में साल 1991 में फिल्म सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की थी। सुभाष घई उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे थे तो इनके बीच कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में सुभाष घई शूटिंग के दौरान मनीषा के साथ गलत अप्रोच से करीब बुलाने की कोशिशें करने लगे। नहीं रोगी मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये वो दौर था जब कई एक्ट्रेसेस की मम्मियां सेट पर उनके साथ जाया करती थीं या उनकी मैनेजर वगैरह बनकर ज्यादातर आसपास ही होती थीं। इसी तरह मनीषा की मां भी हमेशा उनके साथ होती। तो आरोपों के मुताबिक सुभाष घई ने इसका एक काट निकाला और उनकी मां को वैनिटी वैन के बाहर इंतजार करने के लिए कहने लगे, और जब वो इसके पीछे की वजह पूछती तो गुस्सा हो जाया करते थे कि पहली फिल्म से ही ये हाल है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुई हो, अभी से इतने नखरे मत दिखाओ। लेकिन इससे मनीषा परेशान रहने लगी और इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों से सुभाष घई की इन हरकतों के बारे में बातें शेयर करने लगी।
बताया जाता है कि तब मनीषा ने ये बात उस समय के सिने एक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती को भी बताई थी, लेकिन एक प्रभावशाली फिल्म मेकर के ऊपर लगाए गए इस आरोप को खामोशी से दबा दिया गया और ये अफवाह उड़ाई जाने लगी कि मनीषा ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। हालांकि टेंशन के इस माहौल में ही सौदागर फिल्म की शूटिंग जारी रही और बनकर रिलीज हुई। लेकिन तभी कहीं से कुछ खबर लीक हो गई और उस जमाने के फेमस फिल्मी मैगजीन स्टार डस्ट में एक ब्लाइंड आइटम छपा, जिसमें ये दावा किया गया कि सुभाष घई मनीषा कोइराला को अपने बंगले पर लेकर गए और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसका मनीषा ने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने मनीषा के साथ मारपीट की। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन ये न्यूज जंगल में आग की तरह फैली। फेमस पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक भी इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन उनके पास भी सूत्रों के अलावा इसका कोई और प्रूफ नहीं था। बताते हैं कि तब मनीषा कोइराला ने अपनी मम्मी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, सुभाष घई आदमी के भेष में एक जानवर हैं। उन्होंने मुझ पर झपट्टा मारा था और मैं इतनी डरी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस बात से स्तब्ध थी कि उनके कद और उम्र का एक आदमी मेरी उम्र की एक मासूम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। साथ ही मनीषा की मां ने भी सुभाष घई के बारे में कई बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इन माँ बेटी दोनों ने ही खामोशी अख्तियार कर ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को भी दबा दिया गया। अब इसके पीछे दो तरह की वजह होने के कयास मीडिया में लगाए गए। एक ये कि मनीषा इंडस्ट्री में रहकर इतने बड़े फिल्म मेकर से पंगा नहीं लेना चाहती थी, और दूसरा ये कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और खामोश रहने की हिदायत दी गई। क्योंकि अजीब बात यह है कि आगे फिर मनीषा ने इस पूरे विवाद पर कभी खुलकर बात नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आगे कभी भी इस प्रोडक्शन बैनर या सुभाष घई के साथ काम भी नहीं किया। तब के फिल्मी मैगजीन में सुभाष घई को लेकर एक बात सामने आई कि जब मनीषा उनसे कटी कटी सी रहने लगी थी तो उन्होंने कहा था, हा मुझसे बचकर कहां जाओगी। लेकिन इन तमाम एलिगेशंस के बावजूद सुभाष घई ने प्रेस के सामने एकदम चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उन्होंने कोइराला के साथ फिर कभी काम नहीं किया। चलिए बात करते हैं महिमा चौधरी के लगाए आरोपों की। तो महिमा को भी 1997 में फिल्म परदेस में सुभाष घई ने ही ब्रेक दिया था। साथ ही तब इस तरह की खबरें छापी गईं कि घई ने फिल्म रिलीज के पहले और बाद में भी महिमा के करियर ग्रोथ में काफी हेल्प की। यहाँ तक कि उनके इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सपोर्ट के लिए ज्यादातर मौजूद रहा करते। जैसे सिमी गरेवाल के शो में जहाँ सभी अपने पार्टनर के साथ जाते हैं, तो वहीं महिमा सुभाष घई के साथ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सबको झटका तब लगा जब महिमा ने ये कहकर बवाल मचा दिया कि सुभाष घई उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। महिमा चौधरी ने बाद में बताया कि सुभाष घई ने उन्हें बहुत परेशान किया। उन्होंने उन्हें बुली किया, कोर्ट में मामला लेकर चले गए और ट्रेड मैगजीन में एक एड दिया जिसमें कहा कि महिमा के साथ काम करने वाले किसी भी निर्माता को पहले उनसे संपर्क करना होगा। इसके कारण महिमा चौधरी के हाथ से कई अच्छी फिल्में निकल गईं, जैसे 1998 की फिल्म सत्या। साथ ही 1999 की ताल से भी सुभाष घई ने उनको बाहर कर ऐश्वर्या को साइन कर लिया। साथ ही महिमा चौधरी ने सुभाष घई पर मानसिक उत्पीड़न और गलत ढंग से पेश आने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुभाष घई ने न केवल उनका नाम ऋतु से बदलकर महिमा कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो उनके ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। वो महिमा के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों डिसीजंस में दखल देने की कोशिश करने लगे और महिमा के विरोध करने पर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करवाने की धमकी भी देने लगे। सुभाष घई ने तब दावा किया कि महिमा और उनके बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो 5 साल चलना था। पहली फिल्म के लिए महिमा को 5 लाख, दूसरी के लिए 7 लाख और तीसरी फिल्म के लिए 10 लाख रुपए मिलने थे। इस बीच महिमा सुभाष घई के परमिशन के बिना कोई फिल्म, एड या शो नहीं कर सकती थी, और यदि वो ऐसा करती तो उन्हें अपनी इनकम का 35% हिस्सा सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स को देना पड़ता। लेकिन महिमा ने कहा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो कभी साइन ही नहीं हुआ और उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। अब कौन सच बोल रहा था और कौन
काम गलत, लेकिन फिर तो बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष घई कोर्ट चले गए और महिमा को कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज के मुताबिक चैलेंज कर दिया। लेकिन फिर अकेली पड़ चुकी नई नवेली एक्ट्रेस महिमा को एहसास हुआ कि इस फाइट में उनका ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और उन्होंने कोर्ट से बाहर सुभाष घई से सुलह कर ली। लेकिन इस विवाद की वजह से आगे कभी भी महिमा ने सुभाष घई के साथ काम नहीं किया और सुभाष घई ने भी उन्हें अपनी फिल्म ताल से निकालकर ऐश्वर्या को साइन कर लिया। चलिए अब ऐश्वर्या राय की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो 1999 में रिलीज हुई फिल्म ताल के प्रमोशनल फोटोशूट के समय की है। इसमें फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना के साथ नजर आ रहे हैं। सफेद कपड़ों में किए गए इस फोटो शूट में क्या आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। तब तो इसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के बूम के बाद काफी लोगों ने इसे नोटिस किया और कॉल आउट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये फोटो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ना 90s के दौर के लिए ना ही अब के लिए, क्योंकि आज भी कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कभी भी फिल्म के पोस्टर शूट में इस तरह उसकी लीड एक्ट्रेस को पकड़ के फोटो नहीं खिंचवाता। यानी ये काफी अनयूजुअल और वियर्ड था। हाँ, तब की फिल्मों के प्रमोशन या पोस्टर शूट के लिए उसके एक्टर्स साथ में पोज देकर फोटो जरूर खिंचवाते थे, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उसमें ऐसे नहीं घुस जाता था। तो हीरोइन के लवर की तरह चिपके हुए उनसे उम्र में लगभग 30 साल बड़े अंकल सुभाष घई भला यहाँ क्या कर रहे थे? और अगर उनको पोस्टर पर आने की भूख थी भी तो साइड में या सोफिस्टिकेटेड अंदाज में पोज दे सकते थे, लेकिन ये बीच में जाके खड़े हो गए, वो भी हीरोइन को टाइट हक देते हुए, और फिल्म में उनके लवर बने एक्टर्स को साइड में खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब भी लोकेशन पर कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स ली गई थी जिनकी जरूरत नहीं थी। यानी वो सिर्फ अकेले में ही ऐश्वर्या पर हक नहीं जमा रहे थे, बल्कि दुनिया को भी अपना पावर दिखा रहे थे कि वो ऐश्वर्या जैसी मिस वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं या उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय हमेशा अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी गई, तो उन्होंने सुभाष घई की इन हरकतों को लेकर कभी मीडिया में किसी कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इसके बाद कभी उनके साथ काम भी नहीं किया। साथ ही इस फिल्म को पाने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज किया हो या ना किया हो ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी हरकतों से परेशान जरूर थीं, तभी आगे बिल्कुल अलग हो गईं। तो सुभाष घई ने भी इस चीज का खुन्नस निकाला और आगे चलकर कई ऐसे इंटरव्यूज दिए जहां ये ऐश्वर्या को नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो काम को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं और दूसरी हीरोइनों के रोल कटवा देती हैं। सुभाष घई ने दावा किया कि ऐश्वर्या ने जोश फिल्म में दूसरी लीड एक्ट्रेस प्रिया गिल के सीन पर कैंची चलवा दी थी। दोस्तों, आपको शक्ति कपूर का स्टिंग ऑपरेशन याद होगा, ना देखा हो तो गूगल सर्च करके देखिएगा। उसमें वो ऐश्वर्या, सुभाष घई, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी ऐसे कई फेमस नाम लेकर दावा कर रहे थे कि इन सभी एक्ट्रेसेस को भी काम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि सुभाष घई को खुश करके ही ऐश्वर्या को ताल फिल्म मिली थी। अब उनके जैसे अच्छे कैरेक्टर के शख्स की बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है इसको छोड़ भी दें तो भी ताल फिल्म के इस फोटो शूट और आगे के पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको याद होगा कि ताल फिल्म की शूटिंग के समय एक खबर आग की तरह फैली थी कि सलमान खान ने सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके पीछे वजह बताई गई उनकी तब की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय का इस फिल्म के लिए कास्टिंग काउच से गुजरना। पता चला कि ऐश्वर्या को सुभाष घई ने अपने एक इनफेमस बंगले पर बुलाया था, उनके साथ रात गुजारी और तब उन्हें ताल फिल्म की हीरोइन कास्ट किया। इस बात की जानकारी होने पर सलमान ने आपा खो दिया और एक पार्टी के दौरान सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अपने पापा सलीम खान के समझाने पर उन्होंने दूसरे दिन जाकर सुभाष घई से माफी भी मांग ली थी। अब बात एक और सुपरस्टार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की। साल 1987 में जब उन्होंने फिल्म तेजाब साइन की तो सुभाष घई ने सबके सामने उन्हें डांट लगा दी। उस समय वो उन्हें राम लखन फिल्म के जरिए फिर से लॉन्च कर रहे थे और शायद इसीलिए ऐसा बयान दे डाला कि वो माधुरी को ओन करते हैं। बताया जाता है कि उस दौर में माधुरी की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और उन्हें अशुभ माना जाने लगा था। तब कोई भी फिल्म मेकर उन्हें कास्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे में सुभाष घई ने उनको मौका दिया और फिर उनके फैसलों पर अपना हक जताने लगे। इस तरह जिन जिन एक्ट्रेसेस को घई लॉन्च या रीलॉन्च कर रहे थे उन पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करने लगे और उनके सारे फैसलों में अपनी टांग अड़ाते जैसे उनके पापा हों।
हालांकि माधुरी बाकी हीरोइनों के कंपैरिजन में ज्यादा डिप्लोमेटिक मानी जाती थीं। शायद इसीलिए लंबी पारी खेलने में भी कामयाब रहीं और सुभाष घई की फेवरेट लिस्ट में भी बनी रहीं। उन्होंने कभी भी उनसे डायरेक्ट पंगा नहीं लिया और धीरे धीरे उनके साथ काम करना कम कर दिया। अब बात सुभाष घई पर लगे सबसे बड़े एलिगेशन की, जिसे लगाया था टीवी एक्ट्रेस और मॉडल केट शर्मा ने। इन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि घई साहब पर हरास करने का मामला भी दर्ज करा दिया। केट ने बताया था 6 अगस्त 2018 को सुभाष घई ने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया था, जहां केक काटने के बाद सबके सामने मुझे बॉडी मसाज देने के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे एक कमरे में बात करने के लिए बुलाया और मैं जब अंदर गई तो मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगे। केट शर्मा ने 12 अक्टूबर 2018 को सुभाष घई के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यौन शोषण का मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें ये भी कहा कि जब उन्होंने सुभाष घई के साथ काम छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो उनके साथ रात नहीं बिताएंगी तो उन्हें लॉन्च नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुझे उसके बाद ब्लैकमेल करा, मॉलेस्टेड तो किया, उसके बाद थ्रेटन लगाया, ब्लैकमेल किया। मुझे बोला कि आप यहाँ से बाहर जाके बताओ। मैंने कहा मुझे जाना है, आप यहाँ से जाके बताओ, या तो आज आप डिसीजन लोगे, आज या तो कभी नहीं। आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है और इंडस्ट्री में आपको काम करना है कि नहीं करना है। मैं आपको लॉन्च नहीं करूँगा अगर आप पूरी नाइट मेरे साथ नहीं रुके तो। इस पर सुभाष घई ने 12 अक्टूबर को ही एक ट्वीट कर लिखा कि मीटू फैशन बन गया है। मुझे इस आंदोलन में अपना नाम जोड़े जाने पर बहुत पीड़ा है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि कॉस्मेटिक दुनिया के बावजूद हम किस तरह रहते हैं। हालांकि कुछ वक्त बाद केट ने अपनी शिकायत वापस ले ली। Scroll.in ने 24 नवंबर 2018 को एक रिपोर्ट छापकर ये दावा किया कि केट शर्मा ने आखिरकार 14 नवंबर 2018 को अपनी शिकायत वापस ले ली, जिसकी मेन वजह पुलिस की निष्क्रियता को बताया। केट ने कहा कि जिस तरह से मीटू कैंपेन को प्रतिक्रिया मिली है, मैं उससे निराश हूं, लिहाजा मैं अपनी बीमार मां का ख्याल रखना चाहती हूं और इस केस में इधर उधर धक्के खाना नहीं चाहती। मीटू कैंपेन का मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि इतने आरोपों के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब मैंने सब कुछ सोशल मीडिया पर कह दिया, फिर भी मुंबई पुलिस मुझसे यही पूछती रही कि क्या मैं मामला दर्ज कराना चाहती हूं और पूछताछ के नाम पर मुझे ही परेशान करती रही। उसी दौरान बिजनेस स्टैंडर्ड और ANI आदि न्यूज एजेंसीज ने 6 दिसंबर 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोपों को फैब्रिकेटेड बताया गया और कहा गया कि कोई सब्सटेंस नहीं मिला, इसलिए केस बंद किया जा रहा है। इसी तरह इससे पहले भी एक और महिला ने सुभाष घई पर का आरोप लगाया था। विक्टिम ने सुभाष घई पर शराब में ड्रग्स मिलाकर देने और फिर उनके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि वो सुभाष घई के साथ काम करती थी। इस मामले पर सुभाष घई ने भी सफाई दी और एक ट्वीट कर लिखा, मैं निश्चित रूप से मीटू कैंपेन में महिलाओं का समर्थक हूं, लेकिन अनुचित लाभ उठाने वाले लोग शॉर्ट टाइम में इस फेम को हजम नहीं कर पाएंगे। लोग मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे वकील इस मामले को देखेंगे। दोस्तों, इनसे पहले इजरायली मॉडल रीना गोला ने भी अपनी एक किताब में सुभाष घई पर एलिगेशन लगाया था कि वो उन्हें जबरदस्ती बेडरूम में ले जाना चाहते थे। वो साल 2007 में बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं और इसी बीच सुभाष घई ने भी उन्हें काम के बदले अपने साथ सोने का ऑफर दिया था, लेकिन रीना ने इनकार कर दिया था। तो सुभाष घई से जुड़े जितने भी इंसिडेंट्स की हमने चर्चा की, उनमें पावर के मिसयूज का सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है और एक कॉमन चीज साफ दिखती है, नई एक्ट्रेसेस पर कंट्रोल और सेंस ऑफ ओनरशिप का नजरिया। भले ही ये आरोप कभी लीगली साबित न हुए हों या पैसा और पावर की गोद में शांति से सुला दिए गए हों, लेकिन ये इंसिडेंट्स उस दौर की बॉलीवुड इंडस्ट्री की पावर डायनेमिक्स और जेंडर इनइक्वालिटी को उजागर करती हैं, जहां तब खासकर फीमेल आर्टिस्ट को अक्सर चुप रहने को मजबूर होना पड़ता था। दोस्तों, पहले कई पावरफुल फिल्मी हस्तियां अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों वाले मीडिया आर्टिकल्स को साइलेंटली हटवा भी देती थीं और अपनी इमेज को इजिली व्हाइट वॉश कर देती थीं, लेकिन इंटरनेट बूम के बाद ये काफी मुश्किल हो गया और अब उनकी पुरानी हरकतों को भी लोग कॉल आउट करते हैं, जो कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए काफी अच्छी बात है। बॉलीवुड में कई क्रीपी, चीप हरकतों वाले अजीबोगरीब फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह रहे हैं और आज भी हैं।
जिनमें महेश भट्ट, बोनी कपूर, रामगोपाल वर्मा, अन्नू मलिक और करण जौहर जैसे कई नाम खूब उछले। इनमें से करण जौहर पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। बाकी ऐसे फिल्मी पर्सन्स पर अगर डिटेल स्टोरी देखना चाहते हैं तो उनके नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं पर लेकर आएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।